गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज शुरू करते हैं कल के आगे की क्लास। कल हमने आपको शायद ऑक्सीटोसिन हार्मोन तक पढ़ा दिया था। तो कल हम लोग बात कर रहे थे हार्मोन और एंजाइम के संबंध में। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था हार्मोन और एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम के संबंध में हम लोग पढ़ चुके थे कि हार्मोन और एंजाइम को हम लोग मुख्य रूप से किस में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हमने कल के वीडियो में आप सब लोग फिर से देख सकते हो, उसमें हमने पूरा डिटेल बताया कि इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं और 3 प्रकार की ग्रंथियों में एक हमने बताई अंतःस्रावी, एक बताई बहिःस्रावी और एक ग्रंथि हमने बताई मिश्रित। तो 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने बताया अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी भी होंगी वो किसका स्राव करेंगी, हार्मोन का। बहिःस्रावी ग्रंथियां जितनी भी होंगी वो किसका स्राव करेंगी, तो हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइम का। और मिश्रित ग्रंथि जो होगी वो दोनों का स्राव करेगी, यानी हार्मोन भी और एंजाइम। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत ग्रंथियों के उदाहरण क्या क्या हैं, उनके उदाहरण पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। कल अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम लोग ग्रंथि पढ़ रहे थे जिसका नाम था पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला पहला हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा जो था जीएच या एसटीएच, या इसी में हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि हार्मोन, या इसी को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके कल। ये तो था पहला। इसके बाद दूसरा हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके बारे में भी हमने पूरा बताया कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जब भी कोई बच्चा गर्भ में होता है तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करना, यानी जन्म के समय। दूसरा इसका काम क्या होता है, इसका दूसरा काम होता है कि दुग्ध स्राव को यह नियंत्रित और नियमित करता है। दो ये पढ़ चुके थे हम लोग, 2 हार्मोन हो गए। एक तीसरा हार्मोन इसी से स्रावित होता है जिसे कहा जाता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य होता है कि दुग्ध स्राव को ये नियंत्रित और नियमित ये भी करता है। तो ये मुख्य रूप से हम लोगों को 3 हार्मोन याद रखने हैं। और ये कहाँ से स्रावित होते हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि से, जिसमें सबसे ज्यादा बार ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन पूछा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली ग्रंथि के बारे में जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही आती है, इस ग्रंथि को कहा जाता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। तो पहली ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ी पीयूष ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग, थायराइड ग्रंथि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, करिए। हाँ, तो अब हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि के बारे में सबसे पहली बात पूछी जाती है, ये मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से पाई जाती है आपका गले में। गले में एक भाग होता है जो कि स्वर यंत्र के बगल में होता है, ट्रैकिया।
ये ट्रैकिया के पास पाई जाती है। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ये जो थायराइड ग्रंथि है, इससे क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। कल हमने बताया था, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको आंसर कर देना है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। जबकि अगर अंतःस्रावी ना लगा हो और पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो कल के वीडियो में आप देखोगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में हमने बताया था, जो कि कौन सी है, यकृत। और अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। और हमने बताया अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो भी आपका आंसर लगेगा पीयूष ग्रंथि। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो वीडियो को रोक करके इसको दोबारा आप देख लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको हटा दें। तो नोट कर लिया होगा आपने, अब इसको हटा दें। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर आपसे ऑप्शन कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपको आंसर करना है कौन सी, थायराइड ग्रंथि। क्योंकि अभी हमने बताया मानव शरीर की सबसे बड़ी, अगर पूछे अंतःस्रावी तो आंसर थायराइड। अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी केवल ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत। इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष। और सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछा जाए तो भी आपको आंसर करना है पीयूष। अब बात आती है कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। एक सेकंड में हम अभी आपको बता रहे हैं कि देखिए, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के गले में पाई जाती है। हमने बताया स्वर यंत्र के दोनों तरफ, अगर ट्रैकिया के पास ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अब थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन आपको याद रखना है, और ये हार्मोन सिर्फ एक ही हार्मोन इसमें आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हार्मोन बहुत से हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक याद रखना है। इस हार्मोन का नाम है, जैसे थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होता है, इसे कहा जाता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन आपका किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन आपका स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बताएंगे थायरॉक्सिन हार्मोन किन किन चीज़ों से या किन किन रसायनों से मिलकर बना होता है। नोट कर लीजिए।
थायरॉक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से दो रसायनों से मिलकर के बना होता है। एक है आपका थाइमोसिन और एक है आपका आयोडीन। इसमें आयोडीन का प्रतिशत लगभग 65% होता है और इसमें थाइमोसिन का प्रतिशत लगभग 35% होता है। जिसमें जो थाइमोसिन है ये आप एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोटीन भाग है, क्योंकि ये एक अमीनो अम्ल के रूप में कार्य करता है। और जो आयोडीन वाला भाग है इसको तो आप मुख्य रूप से जानते ही हैं कि आयोडीन किस किस मुख्य रूप से किन किन चीजों में यूज होता है। चलिए क्वेश्चन आप बताइएगा, आयोडीन मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त होता है? आयोडीन मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? अगर ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शन आप ले सकते हैं, जैसे पहला कवक, दूसरा लाइकेन, तीसरा पौधे, चौथा शैवाल। अब इसका आंसर करिएगा क्या हो सकता है, अभी इसका आंसर बताएंगे थोड़ी देर। तो आयोडीन मुख्य रूप से आप लोग जानना है कि किससे, आयोडीन आपका किस हार्मोन में पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपको बताना है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में किस हार्मोन की कमी से, किस हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आपको क्या आंसर करना होगा? तो आपको आंसर करना होगा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से भी क्या होगा? घेंगा रोग। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये, जिसको इंग्लिश में गोइटर और हिंदी में इसी को आपको और गलगंड के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके आगे बताते हैं। नोट कर लिया होगा आप सबने? चलिए तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा हो गया? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन किन दो तत्वों से मिलकर बना? थाइमोसिन और आयोडीन से। आयोडीन की यदि कमी हो जाए तो रोग कौन सा होता है? घेंगा। क्योंकि इसका योगदान इसमें कितना है? 65%। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से भी रोग कौन सा होगा? घेंगा। घेंगा रोग को ही हम एक नाम से और जानते हैं, जैसे हम लोग गोइटर इंग्लिश में, और इसी को गलगंड भी कहा जाता है। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से रोग, तो आप आंसर कर दोगे
क्या? घेंगा रोग। यदि आपसे पूछा जाए थायरॉक्सिन हार्मोन या आयोडीन की अधिकता से कौन सा रोग होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? बता चुके हैं आप लोग को, ऑफलाइन क्लास में भी हमने बताया आपको कि अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, इसकी अधिकता से एक रोग होता है जिसे कहा जाता है ग्रेव्स। देखिए घेंगा रोग में क्या होता है, जो गले में सूजन आती है वो पूरी तरीके से फ्लैट सूजन होती है। लेकिन ग्रेव्स रोग में क्या होता है, ग्रेव्स रोग में एक तरीके के टॉन्सिल्स यानी छोटे छोटे जैसे अंगूर का गुच्छा, इस तरीके से गले में सूजन आती है, इसलिए इसे कहा जाता है ग्रेव्स। तो आयोडीन की अधिकता से या थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होगा? ग्रेव्स। कमी से तो कौन सा रोग होगा? घेंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट डाल के क्वेश्चन लिखिएगा। नोट डाल के क्वेश्चन ये लिखना है आपको, अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर किससे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, नोट डाल के लिख लीजिएगा। अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर किसे कहा जाता है? अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आपको करना होगा थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तब हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा शैवाल से। अब बात आती है, आयोडीन आपको प्राप्त होता है शैवाल से। शैवाल का नाम बताइएगा। इस शैवाल का नाम क्या है? तो इसका नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नामक शैवाल से ये आपका प्राप्त किया जाता है आयोडीन। मुख्य रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप में शैवाल प्राकृतिक रूप में आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। या प्राकृतिक रूप में हमें आयोडीन किससे प्राप्त होता है? ये एक समुद्री शैवाल होता है जो कि समुद्र में पाया जाता है, इससे प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि के अंतर्गत कितनी पैरा थायराइड ग्रंथियां होती? तो पैराथायराइड ग्रंथियां कितनी होती हैं? क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है ये थायराइड ग्रंथि में ही होती है। देखिए अगर हम गले की एक आकृति बनाए इस तरीके से, तो गले में दोनों तरफ इस तरीके से आपकी थायराइड ग्रंथि होगी। थायराइड ग्रंथि में दोनों तरफ इस तरीके से लगभग दो एक तरफ और दो एक तरफ, यानी कि ये आपकी दो एक तरफ और दो एक तरफ कुल मिला करके अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितनी पैराथायराइड है, तो ये 4 पैराथायराइड होती है। तो मानव शरीर में कुल कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो कुल 4 पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक और कितनी होती हैं? तो 1 और 2 होती हैं, और अगर दोनों ओर को मिला दिया जाए तो कुल संख्या इनकी हो जाती है 4। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि की। देखिए पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, और ये अक्सर चर्चा में रहता है कि पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है।
तो पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को कहा जाता है PTH। इसका शॉर्ट फॉर्म ज्यादा आता है लिखा हुआ, जैसे हमने कल आपको एक हार्मोन बताया था पीयूष ग्रंथि में STH, जिसको बोलते हैं सिमेट्रोट्रोपिन हार्मोन। तो उसी तरीके से पैराथायराइड ग्रंथि के अंतर्गत एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहा जाता है PTH। इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे नाम दिया जाता है पैरा हार्मोन। पैरा हार्मोन, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताते हैं पैरा हार्मोन आपका किन किन रसायनों से मिलकर बना होता है। जैसे अभी हमने बताया कि थायरॉक्सिन हार्मोन, थाइमोसिन और आयोडीन से, उसी तरीके से पैरा हार्मोन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जगह थोड़ी सी चाहिए होती है। नोट क्लियर होगा। तो पैरा हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, पैरा हार्मोन में मुख्य रूप से दो रसायन होते हैं। एक है आपका कैल्शियम और दूसरा है आपका फॉस्फेट, या इसको फास्फोरस भी बोल सकते हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फेट दो से मिलकर के बनता है आपका पैरा हार्मोन। अब बात आती है कि यदि पैरा हार्मोन स्रावित होना मानव शरीर में कम हो जाए या पैरा हार्मोन मानव शरीर में स्रावित होना अधिक हो जाए, तो रोग कौन सा होगा? यानी इसकी अधिकता से और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अच्छा, एक चीज आप लोग बताइएगा, आप सबको बहुत हम बता चुके हैं पहले भी, और सब लोगों को मालूम भी होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट से आपके मानव शरीर का कौन सा भाग बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट से मानव शरीर का कौन सा भाग बना होता है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट से मानव शरीर का एक सबसे बड़ा भाग, यानी कि काफी बड़ा भाग मिल करके बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हड्डियां। मानव शरीर की जो भी हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर के बनी होती है। तो सीधी सी बात है कि अगर पैरा हार्मोन अधिक होगा या पैरा हार्मोन कम होगा, तो जो भी रोग होगा वो किससे संबंधित होगा? हड्डियों से। तो अब अधिकता से कौन सा रोग होता है और कमी से कौन सा रोग होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, आपके मानव शरीर में लगभग हड्डियां इस तरीके से और इसके ऊपर मांसपेशियां होती हैं। यानी ये जो आपका भाग है ये हड्डियों का भाग है, और ये जो ऊपर का भाग है ये मांसपेशी, और ये है आपकी हड्डी। क्योंकि जो भी हड्डियां हैं वो आपकी मांसपेशी के अंदर आती हैं। अब यहाँ से मान लेते हैं कि आपका पैरा हार्मोन जो है ये स्रावित हो रहा है, और इसको स्रावित होकर के जाना कहाँ तक है? हड्डियों तक। अगर ये कम स्रावित होगा तो क्या यहाँ तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। ये कहाँ पर स्रावित होने लग जाएगा? मांसपेशी। यानी कि इसको जाना चाहिए था हड्डी में, लेकिन ये कम स्रावित हो रहा है तो ये आ जाएगा कहाँ पर? मांसपेशी में।
और जब ये मांसपेशी में कैल्शियम और फास्फेट स्रावित होने लग जाएंगे, तो जब मांसपेशी में कैल्शियम फास्फेट की जगह है ही नहीं, तो यहाँ पर ये अतिरिक्त रूप से संचित होंगे। संचित होने के बाद ये मांसपेशी में जकड़न, दर्द और ऐंठन बढ़ा। जब दर्द, जकड़न और ऐंठन मांसपेशी में बढ़ जाती है, तो ये नियमित रूप से काफी लंबे समय तक बनी रहती है। जब ये लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे एक रोग का नाम बायो की भाषा में दे दिया जाता है। इस रोग को कहा जाता है क्रीटेरी रोग। तो कमी से कौन सा रोग होगा? क्रीटेरी रोग। कितना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अधिकता से कौन सा रोग होगा। देखिए, अब यदि आपका ये पीटीएच हार्मोन स्रावित होना अधिक हो गया, इसको हड्डियों में जाना, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट ऑलरेडी प्रचुर मात्रा में, मान लीजिए किसी के शरीर में पहले से विद्यमान है। अब कैल्शियम और फास्फेट जब प्रचुर मात्रा में पहले से विद्यमान और वो जब अधिक होने लगेगा, तो मानव शरीर का एक सीधा सा फंक्शन होता है कि यदि कोई सॉलिड मानव शरीर में अधिक हुआ, तो वो मल के माध्यम से भी, पाचन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वो मल के माध्यम से बाहर होगा। यदि कोई लिक्विड फॉर्म में हमारे शरीर में अधिकता होती है, तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पीटीएच हार्मोन हड्डियों में अधिक होने लग जाएगा, तो ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा। जब ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, तो जो पहले से हड्डियों में विद्यमान पीटीएच हार्मोन यानी कैल्शियम और फास्फेट है, वो भी यूरिन के माध्यम से यहाँ से बाहर जाने लगता है। यानी यूरिन के माध्यम से जब ये बाहर जाने लगेगा, तो जो हड्डियों में पहले से विद्यमान पीटीएच था, उसकी भी कमी हो जाएगी। और जब ये कमी हो जाएगी, यानी पीटीएच हार्मोन अधिक स्रावित हो रहा, तो ये अधिक स्रावित होने के कारण यूरिन से बाहर निकल रहा, इसके कारण हड्डियों में जो है वो भी बाहर निकलने लग जाता है, और हड्डियां आपकी पूरी तरीके से पोरस यानी कि खोखली होने लग जाती है, और हड्डियों में क्षणभंगुरता आ जाती है। क्षणभंगुरता का अर्थ होता है कि शीघ्रता से टूट जाए, यानी आसानी से टूट जाए, तो इसे क्षणभंगुरता कहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत से लोग मान लीजिए कि जैसे कोई 25 सीढ़ियों का एक जीना है, उसमें से 24 सीढ़ी हम अक्सर बोलते रहते हैं कि 24 सीढ़ी उतर है, 25वें से मन हुआ कूद के उतरेंगे। 25वें से जैसे ही कूदे, तो पता लगा उनके पैर की हड्डी 2 जगह से टूट गई। तो इसी को कहा जाता है क्षणभंगुरता। तो इस रोग को बायो की भाषा में क्या नाम दिया जाता है? तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से इस रोग को जाना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको रख करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया होगा। तो हम लोगों ने अंतःस्रावी के अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत 2 ग्रंथियां पढ़ ली।
पहले पीयूष, दूसरी थायराइड, और तीसरी अब पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है थाइमस ग्रंथि। देखिए थाइमस ग्रंथि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, या थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन कौन से हैं, क्योंकि एक एक ग्रंथि से कई तरीके के हार्मोन स्रावित होते हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन थाइमस ग्रंथि के बारे में आपको 3 हार्मोन याद रखने हैं, जिसमें स्रावित होने वाले हार्मोन में पहला हार्मोन है थाइमोसिन, दूसरा है थायमीन, तीसरा है थायमीन सेकेंड। ये 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अगली बात ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो बचपन की अवस्था में विकसित, उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है और पूर्ण वयस्क यानी कि पूर्ण वयस्क के पश्चात वृद्धावस्था में वह ग्रंथि पूर्णतया लुप्त हो जाती है, तो उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन को अलग नोट डालकर लिख लीजिएगा कि वह ग्रंथि जो वृद्धावस्था में लगभग समाप्त हो जाती, किंतु वयस्क अवस्था में विकसित रहती। इस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। अब बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। ये तीनों हार्मोन करते क्या है? देखिए ये तीनों हार्मोन मिल करके मानव शरीर में टी लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। अब एक चीज हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि ये टी लिम्फोसाइट, टी तो आप बात हटा दीजिए, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट किसका निर्माण करती है? तो लिम्फोसाइट आपका जो भी WBC आप पढ़ चुके हो पहले, ये WBC का निर्माण करती है। और WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो आपसे पूछा जा सकता है लिम्फोसाइट का काम क्या? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इसका भी काम वही है। तो इन 3 हार्मोन का काम क्या है? तो भी क्या काम होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। और मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी है? थाइमस ग्रंथि। इसीलिए जब ये वृद्धावस्था में लगभग समाप्त हो जाती है, तो बुजुर्ग व्यक्तियों में या बुजुर्ग लोगों में या जो वृद्ध लोग हैं उनमें जब भी कोई बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी को कम करने के लिए या उस बीमारी को ठीक करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। लेकिन वो ग्रंथि थाइमस है और थाइमस ग्रंथि समाप्त हो चुकी, तो क्या वह उस रोग से मुक्ति पा पाएंगे? नहीं। इसीलिए हमको अगर कोई सी बीमारी हो गई तो वो बीमारी समाप्त नहीं होती, उसको दवा के माध्यम से कम जरूर होती है।
तो ये भी आपकी हो गई तीसरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लास्ट ग्रंथि आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपका अंतःस्रावी ग्रंथि वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो लास्ट ग्रंथि इसमें आती है जिसे कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, और ये अंतःस्रावी में चौथी ग्रंथि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये अधिवृक्क या एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है वो देखते हैं। आपके शरीर में एक इस तरीके की संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वृक्क। वृक्क या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी। किडनी को ही हिंदी में कहा जाता है वृक्क। अब वृक्क के ऊपर एक टोपी नुमा इस तरीके से संरचना लगी होती है, ऊपर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आदि वृक्क। ये अधिवृक्क या इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। पहली बात तो ये कहाँ पर, वृक्क के ऊपर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रेलवे में बहुत बार पूछा गया, और क्वेश्चन ये पूछा गया कि एड्रीनेलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, लेकिन नाम मिलता जुलता है। तो इस हार्मोन को जो इस ग्रंथि से स्रावित होता है इसे कहा जाता है एड्रीनेलिन हार्मोन, या एड्रीनेलिन हार्मोन जिसको कई जगह लिख दिया जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन इससे स्रावित होता है, जिसे एक नाम और दिया जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन, या इमरजेंसी हार्मोन, या इसी को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाल के 2 बार इसको नोट कर लीजिएगा, 2 बार इसमें देख लीजिएगा, इसको जरूर से जरूर दिमाग में रखिएगा। ये बहुत बार पूछा गया, इमरजेंसी हार्मोन या लड़ो और उड़ो हार्मोन किससे कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट या हार्मोन किससे कहा जाता है, ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है, इसीलिए इसे एड्रीनेलिन हार्मोन कहा जाता है। इसी के साथ आपका अंतःस्रावी ग्रंथि का ये टॉपिक, यानी 4 ग्रंथियां इसमें आपको दिमाग में रखनी है, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जब 2-3 टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे तो फिर हम आपको एक क्वेश्चन शीट भी इसमें करवाएंगे इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड। दूसरी बात, जब भी आप ये वीडियो देखा करो तो देखने के बाद आप मुझे जो भी ना समझ में आया या आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको फिर समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, और इसमें आप समझ लीजिएगा और समझने के बाद अच्छे से इसको रोक करके बार बार इसको पढ़ लीजिएगा। खास करके इस समय जो भी परीक्षाएं लग रही हैं उसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।